पोषण। क्या है पोषण? भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इस पोषण के आधार पर अगर इस संसार के सारे जीवों की हम बात करें तो संसार के सारे जीवों को हम दो भागों में बांटते हैं। तो पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक भाग तो वो होता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को हम कहते हैं स्वपोषी। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है इनको। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। और स्वपोषी जो जीव होते हैं इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? स्वयं। भोजन निर्माण जो स्वयं करते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं तो हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इनको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। इनके भी दो भाग कौन कौन से बनते हैं? एक तो वो जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं लेकिन किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। तो जो प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं उन जीवों को हम नाम देते हैं प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषी में कौन सी क्रिया होती है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो वो क्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं। इस क्रिया में करते क्या है पौधे? इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से किसको लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। साथ में किसको लेते हैं? जल को। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और इसमें बनता क्या है? बनता है C6H12O6। साथ में क्या बनती है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी बनते हैं। हाँ, ऊर्जा भी। यहाँ पे कितने CO2 काम में आएंगे? 6 CO2। जल के कितने अणु काम में आते हैं? 6 अणु। इनकी क्रिया से बनता क्या है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। और साथ में क्या बनती है? और इस क्रिया में निकलती है कुछ ऊर्जा। इस क्रिया में क्या निकलती है? कुछ ऊर्जा भी निकलती है इस क्रिया में। तो जो जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं लेकिन किसकी सहायता से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, वो जीव तो क्या कहलाएंगे? प्रकाश संश्लेषी। अब मैं बात करूं दूसरे कौन से होते हैं? तो ये तो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना रहे थे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं और उन जीवों को हम क्या नाम देते हैं? रसायन संश्लेषी। क्या कहते हैं उनको? इसमें क्रिया में कौन उपयोग होगा? जैसे यहां कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग हुआ था वैसे यहां किसका उपयोग होता है? वैसे यहां उपयोग होता है रासायनिक पदार्थों का। इस क्रिया में कौन से जीव आते हैं? तो इस क्रिया में जो जीव भाग लेते हैं वो सभी कौन से होते हैं? हरे पौधे। वो सभी कौन से होते हैं? हरे पौधे। जबकि इसमें जो भाग लेते हैं वो कुछ विशेष ही प्रकार के जीव होते हैं। जैसे एक जीव होते हैं आयरन जीवाणु जिसको कहा जाता है। आयरन जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं? लोह जीवाणु भी कहते हैं। ये लोहे की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जबकि दूसरे जो जीव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सल्फर। तो सल्फर या फिर इनको किस नाम से जाना जाता है? गंधक जीवाणु के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकृति में पोषण के आधार पर अगर हम बात करें तो जीवों का जो पहला वर्ग बनता है वो कौन सा होता है? स्वपोषी। कौन सा है? और इनकी खासियत क्या है कि ये अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। खुद कैसे करते हैं? तो दो चीजों के आधार पर। एक तो किसके आधार पर? प्रकाश संश्लेषण। तो क्या कहलाएंगे? प्रकाश संश्लेषी। इस क्रिया में भाग कौन लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बनेगा क्या? ग्लूकोज
ऑक्सीजन और ऊर्जा। और इस क्रिया में आते कौन कौन है? सभी हरे पौधे। छोटे से छोटा जो जीव होता है जिसको अपन बोलते हैं नील हरे शैवाल, वहां से ये क्रिया शुरू होती है और बड़े से बड़ा पौधा जो होता है वो इस क्रिया में भाग लेता है। इस क्रिया को करते किसकी सहायता से हैं पौधे? किसकी सहायता से? प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, उसके सहायक कौन होता है? पर्णहरित। क्लोरोफिल इस क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। और दूसरे कौन से? जो रासायनिक पदार्थों से भोजन निर्माण करते हैं, और उसमें कौन कौन है? आयरन जीवाणु, सल्फर जीवाणु, गंधक जीवाणु भी हम उसको बोलते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी। क्या कहते हैं उन्हें? ये कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? दूसरे जीवों से। ये दूसरे जीवों से क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये परपोषी कहलाते हैं। अब देखो ये कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, इस आधार पर भी इनको हमने फिर कई भागों में बांट दिया। जैसे मैं कहूं कोई जीव दूसरे जीव, और वो दूसरा जीव कैसा है? कोई सड़ा गला पदार्थ है, उस सड़े गले पदार्थ से अगर कोई जीव भोजन लेता है तो हम उस जीव को फिर क्या नाम देंगे? उस जीव को नाम दिया जाता है अपरद जीवी। क्या कहते हैं उसको? अपरद जीवी। जैसे आपने देखा होगा ना, वो सांप की छतरी बोलते हैं अपन, कहां उगती है? गोबर वगैरह, लकड़ी वगैरह जहां पर सड़ी गली रहती है उसके ऊपर बरसात के मौसम में नहीं उगाती है, वो सांप की जैसी छतरी दिखाई देती है, कुकुरमुत्ता जिसको कहा जाता है ना। तो वो क्या है? वो एक ऐसा है जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है और फिर अपना विकास कर लेता है। तो वो भोजन कहां से ग्रहण कर रहा है? सड़े गले पदार्थों से। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? अपरद जीवी। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो मृत पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, और जो मृत पदार्थ से भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मृतोपजीवी। क्या कहलाएंगे? कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, जैसे इसमें कौन आ जाएंगे मृतोपजीवी में? जीवाणु, बैक्टीरिया जो है। जानवर, गाय भैंस मर जाती है, उनको शहर से या गांव से बाहर कहीं भी डाल के आ जाते हैं, कुछ दिनों में वो क्या हो जाती है? सड़ जाती है। अब वो सड़ जाएगी तो सड़ाने का काम कौन करते हैं? विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो उसको सड़ाते हैं। तो वो अपना भोजन कहां से ले रहे हैं? मृत पदार्थ से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जीवों को मारकर भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे जीवों को मारकर जो भोजन करते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं परभक्षी। क्या कहलाते हैं? पर का मतलब दूसरा और भक्षी का मतलब भक्षण करना, उसको खा जाना। तो जो दूसरे जीवों को मारकर खाता है वो क्या कहलाता है? परभक्षी कहलाता है। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर जो भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो कहला, हाँ बोल लो, ऐसे तो कोई पाबंदी थोड़ी है यार। क्या कहलाते हैं वो? परजीवी। क्या कहलाते हैं? जैसे अमरबेल, बिल्कुल सही है। जैसे अमरबेल है, कहां पहुंच रहे हो यार? छोटे छोटे उदाहरण देख लो ना। अमरबेल, जू, जोंक, मच्छर, हाँ या ना? ये दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं और वहां से क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल पौधों पर रहता है, जू हमारे और जानवरों के शरीर पर रहती है, जोंक भी जानवरों के शरीर पर पाई जाती है, मच्छर कहीं से भी भोजन ले सकता है ना। इन्हीं में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों को, अच्छा इसमें खासियत होता है परजीवी की। परजीवी की एक खासियत ये है कि इसमें परजीवी को तो लाभ पहुंचता है और दूसरे जीव जिसके शरीर पर ये रहते हैं उस दूसरे जीव को क्या होती है? हानि होती है। मतलब इसमें एक जीव जो होगा, दो जीव हो गए ना एक साथ, एक तो हो गया परजीवी, एक परजीवी जिसके शरीर पर रह रहा है वो कहलाएगा परपोषी। अब परपोषी के अंतर्गत हम बात करें तो हमको लाभ होगा, एक को तो लाभ होगा, दूसरे को क्या होगी? हानि।
जैसे जू जोक मच्छर की अपन बात करें, हमारे शरीर पर रहता है और हमारे शरीर से क्या लेता रहता है, खून लेता रहता है या खुद का भोजन लेता रहता है, उसमें लाभ किसको पहुंच रहा है, हमको तो हानि हो रही है ना। हाँ, इसी तरीके से एक और भी होता है, ये दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन करते हैं, लेकिन स्वयं को तो क्या होता है, स्वयं को लाभ वह दूसरे जीव को न तो लाभ होता है और ना ही हानि, और ना ही उसको हानि होती है, ना ही हानि। यानी कि इसमें दो जीव फिर एक दूसरे के साथ रहेंगे, इनमें से एक को लाभ पहुंचेगा और दूसरे को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होती है। और ये किसके लिए काम में आता है, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं सहोपकारिता। क्या कहा जाता है, सहोपकारिता। जैसे देखो, हमारी आंत जो होती है, उस आंतों के अंतर्गत एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है ई कोलाई। क्या होता है, ई कोलाई नामक एक जीवाणु होता है जो हमारे शरीर में रहता है, हमको कभी हानि पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता, लेकिन खुद वहां पड़ा रहता है और खुद वहां से केवल भोजन लेता रहता है। उसको तो लाभ हो रहा है, हमको लाभ भी नहीं हो रहा और हमको हानि भी नहीं हो रही। इसी में एक और भी आता है, दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को ही क्या होता है, दोनों को ही लाभ होता है, दोनों को लाभ पहुंचता है। जैसे कौन है, इसको कहते हैं अपन सहजीविता। क्या कहते हैं इसको, सहजीविता इसको कहा जाता है। और इसमें कौन आते हैं, जैसे आपने सुना होगा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में, लेग्यूमिनोसी का मतलब होता है मटर वाले, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में कौन होता है, राइजोबियम जीवाणु। कौन सा जीवाणु, राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है, ये इसमें पाया जाता है। ये इतने प्रकार का होता है परपोषी, यानी कि इसमें कोई भी जो जीव होता है वो दूसरे जीव के शरीर से भोजन लेता है। अब वो भोजन किस आधार पर लेता है, किस से लेता है, उस आधार पर हमने इसको इतने सारों भागों में बांट दिया। अगर कोई जीव सड़े गले पदार्थों से लेता है तो अपरत जीवी, अगर कोई मृत पदार्थ से लेता है तो मृत जीवी, कोई दूसरे जीवों को मारकर खाता है तो परभक्षी, कोई दूसरे जीव के शरीर पर रहकर भोजन लेता है तो परजीवी। इसमें खुद को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगी। कोई दूसरे जीव के शरीर पर रहकर भोजन तो लेता है लेकिन खुद को लाभ होता है और दूसरे को हानि नहीं होती, तो फिर क्या कहलाता है, सहोपकारिता। और जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को ही लाभ पहुंचता है तो फिर क्या कहलाता है, वो सहजीविता कहलाता है। ये इतने प्रकार का होता है। तो पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट दिया, दो। हम किस में आते हैं, स्वपोषी की परपोषी, परपोषी। लिखिए नीचे, किसके लिए, इसको ऑटोट्रोपिक्स, फोटोसिंथेसिस में बोलता जाऊंगा, लिखो नीचे। पोषण के आधार पर जीवों को, अच्छा एक मिनट पहले पोषण ग्रहण करने की परिभाषा लिखो, ऐसा का लिखो, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण कहलाती है। फिर नीचे, पोषण के आधार पर जीवों को, पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है।
पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वयपोषी। नंबर 1 स्वयपोषी। और इसमें लिखो वे जीव, ऑटोट्रोपिक बोलते हैं इसको, वे जीव जो अपना भोजन, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयपोषी कहते हैं, उन्हें स्वयपोषी कहते हैं। फिर नीचे स्वयपोषी दो प्रकार के होते हैं, स्वयपोषी दो प्रकार के होते हैं। स्वयपोषी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी, फोटोट्रोपिक, प्रकाश संश्लेषी। और इसमें लिखो ये जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ये जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, जैसे सभी हरे पौधे। और इसकी ये लाइन भी लिख लेना 6CO2 6H2O वाली। CO2 6H2O वाली लाइन भी लिख लेना। उसके बाद इसी में दूसरा लिखो रसायन संश्लेषी। कीमोट्रोपिक, रसायन संश्लेषी, कीमोट्रोपिक। और इसमें लिख लीजिए ये रासायनिक पदार्थों की सहायता से, ये रासायनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये रासायनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आयरन जीवाणु और सल्फर जीवाणु। जैसे आयरन जीवाणु और सल्फर जीवाणु। एक ही लिख लो, दोनों में से दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर नीचे लिखना नंबर 2 में परपोषी। वे जीव जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। वे जीव जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं।
नीचे लिखना, जो सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, डैश लगाकर लिख लो, अपरदजीवी डेट्रियस, अपरदजीवी डेट्रियस। उसके बाद मृत पदार्थों से जो भोजन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी स्पैरोफाइट्स। मृत पदार्थों से जो भोजन लेते हैं या मृत पदार्थों से भोजन, क्या कहलाते हैं? वो स्पैरोफाइट, मृतजीवी। अंग्रेजी में बोलता हूं स्पैरोफाइट और हिंदी में मृतजीवी। उसके बाद जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, क्या कहलाते हैं? परभक्षी, प्रीडेटर। प्रीडेटर। फिर नीचे, जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, इनमें एक को लाभ व दूसरे को हानि होती है। इनमें एक को लाभ व दूसरे को क्या होती है? हानि होती है। इनमें एक को लाभ व दूसरे को हानि होती है। जैसे यह परजीवी, पैरासाइट, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। इनमें एक को लाभ व दूसरे को हानि होती है। क्या कहलाते हैं वो? परजीवी पैरासाइट। जैसे लिख लो, जूं जोंक मच्छर, जैसे जूं जोंक मच्छर। उसके बाद फिर डैश लगा के, कुछ जीव दूसरे जीवों के साथ, कुछ जीव दूसरे जीवों के साथ एक विशेष प्रकार के संबंध में रहते हैं, एक विशेष प्रकार के संबंध में रहते हैं, जिनमें क्या होता है? एक को लाभ व दूसरे को हानि होती है। सॉरी, एक को लाभ व दूसरे को न लाभ न हानि होती है। वह दूसरे को न लाभ व न हानि होती है। वह दूसरे को न लाभ व न हानि होती है। और इसको क्या बोलते हैं? सहोपकारिता। इसको अंग्रेजी में शायद म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, कंफर्म याद नहीं आ रहा मेरे को। सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता। MU म्यूचुअल से बना है, म्यूचुअलिज्म। उसके बाद अगला,
जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को ही लाभ पहुंचता है, और दोनों को ही लाभ पहुंचता है, वो क्या होता है? सहजीविता, सिम्बायोटिक, सहजीविता, सिम्बायोटिक। अब हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? हम परपोषी हैं। हम इनमें से किसी भी तरीके से भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। मार के भी खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं वो तो पेड़ पौधों से भी भोजन को ग्रहण करते हैं। तो हम किस में आते हैं? परपोषी में। हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं परपोषी को, हम उसमें आते हैं। तो नीचे लिख लीजिए, मनुष्य एक परपोषी प्राणी है जो दूसरों से भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद अब हमारे भोजन में कौन कौन से पदार्थ होने चाहिए? नीचे लिखो, प्रमुख पोषक तत्व। प्रमुख पोषक तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व हमारे भोजन में होने चाहिए? कौन कौन से होते हैं हमारे भोजन में? हमारे भोजन में होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा और विटामिन और जल भी तो होता है, विटामिन, जल और खनिज लवण, ये सब पाए जाते हैं हमारे भोजन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं पोषक तत्व। लेकिन इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका भोजन में उपस्थित होना क्या है? जरूरी होता है। जैसे हम बात करें, ये तीन जो है, इन तीनों की तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें कहा जाता है गुरु। गुरु का मतलब बड़ा होता है, बृहद, इसलिए इनको कहा जाता है गुरु या बृहद मात्रिक। मात्रिक का मतलब ज्यादा मात्रा में, मात्रिक पोषक तत्व इनको कहा जाता है। यानी कि इनकी हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। अंग्रेजी में इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन एलिमेंट। मैक्रो न्यूट्रिशन एलिमेंट इनको कहा जाता है। और ये तीन जो है, इनकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, या ये कहें कि कोई मात्रा निश्चित है ही नहीं, बस भोजन में होना जरूरी होता है। तो इनकी भोजन में उपस्थिति अनिवार्य होती है, इसलिए इनको कहा जाता है लघु, या फिर इनको हम नाम देते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, इनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिशन एलिमेंट। इनको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स के नाम से हम जानते हैं। यानी कि ये 6 पोषक तत्व हमारे भोजन में होने जरूरी होते हैं, और इन 6 को भी हमने मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 2। जिसकी प्रतिदिन ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी वो तो क्या कहलाएगा? मैक्रो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स। जिसकी भोजन में उपस्थिति जरूरी है, मात्रा निश्चित नहीं है, वो क्या कहलाता है? माइक्रो या लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। तो इनकी तो भोजन में उपस्थिति जरूरी है, बस होना चाहिए, चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम हो, होना चाहिए। और इनकी मात्रा चाहिए, कितनी मात्रा चाहिए? कार्बोहाइड्रेट कम से कम कितना चाहिए? 350 ग्राम प्रतिदिन। इतना तो हमारे भोजन में ये होना ही होना चाहिए। इसकी मैं बात करूं तो प्रोटीन कितना चाहिए? 70 ग्राम पर डे। ये भी कम से कम इतना होना ही चाहिए रोजाना के भोजन में। ये कितना चाहिए? ये भी चाहिए 70 ग्राम पर डे। तो जिनकी मात्रा निर्धारित है या जिनकी मात्रा निश्चित है वो तो क्या कहलाते हैं? गुरु या वृद्ध। और जिनकी मात्रा निर्धारित नहीं है, भोजन में उपस्थिति अनिवार्य है, वो क्या कहलाते हैं?
लघु या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। नीचे लिखो, 6 के नाम लिख लो एक लाइन में, इन 6 को एक लाइन में लिख लो। पहले मैं लिखवा देना प्रमुख पोषक तत्व, अब उसके नीचे एक लाइन में लिख लो इनको। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। अब नीचे लिखो, इन्हें मात्रा के आधार पर, इन्हें मात्रा के आधार पर इन्हें मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। इन्हें मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, गुरु या वृहद मात्रिक पोषक तत्व। गुरु या वृहद मात्रिक पोषक तत्व। गुरु या वृहद मात्रिक पोषक तत्व। किसको कहते हैं, एक डेफिनेशन लिख लीजिए। अंग्रेजी में लिखने वाले अंग्रेजी में भी लिख लिया करो, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स। और एक डेफिनेशन लिख लो, इनकी प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उसके बाद जैसे कौन कौन है, तीनों को लिखो इसी तरीके से। ये इधर वाला मत लिखना। कार्बोहाइड्रेट 350 ग्राम, प्रोटीन 70 ग्राम, वसा 70 ग्राम। फैट, उसके बाद दूसरे सूक्ष्म या लघु मात्रिक। दूसरे हैं सूक्ष्म या लघु मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म या लघु मात्रिक पोषक तत्व। और इसमें कौन कौन है, एक लाइन लिखो पहले, इनकी भोजन में उपस्थिति अनिवार्य है। इनकी भोजन में उपस्थिति अनिवार्य है, मात्रा निर्धारित नहीं है। इनकी भोजन में उपस्थिति अनिवार्य है, मात्रा निर्धारित नहीं है। यानी कि कितनी मात्रा में चाहिए ये जरूरी नहीं है, बस भोजन में होना चाहिए, होना जरूर चाहिए। उपस्थिति अनिवार्य का मतलब क्या है, अनिवार्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मस्ट। मस्ट का मतलब होना ही होना चाहिए, तुमको आना ही आना है। कहते हैं ना कि कल तो स्कूल आना ही आना है, तो इनका भोजन में होना तो जरूरी है। अब चाहे 1 ग्राम हो चाहे 100 ग्राम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कौन कौन है लिखो, विटामिन, जल और खनिज लवण। विटामिन, जल एवं खनिज लवण। विटामिन, जल एवं खनिज लवण। अब इनके अलावा एक और भी पोषक तत्व की बात की जाती है। हालांकि वो भोजन में हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छा है और नहीं हो तो भी अच्छा है, मतलब खराब कभी नहीं है। हो तो भी बहुत अच्छा है और नहीं हो तो भी अच्छा है। कौन है वो
उसका नाम होता है हिंदी में, उसको बोलते हैं रुक्षांश। एक और भी नाम होता है हिंदी में इसका, आहारी रेशे। और एक और भी नाम होता है अंग्रेजी में जिसको अपन बोलते हैं फाइबर फूड। क्या बोलते हैं? यानी कि कैसा भोजन? रेशेदार भोजन। कौन होता है? वो तो ठीक है, और बोलो कौन सा? गेहूं? गेहूं अनाज रेशेदार कहां है? वो तो आ चुका ना, हरी सब्जी तो। ना ना ना, रेशेदार, रेशे का मतलब धागे जैसी संरचना होनी जरूरी है उसमें। गाजर में कहां होती है? गाजर के बाहर होती है, गाजर में कहां होती है? आम हो सकता है, है? ये ब्रोगली क्या है? हाँ, देखो अदरक, सीधा सीधा नहीं देखते हो, पता नहीं कहां कहां भग रहे हो। अदरक, अदरक को काटते हैं ना, आप अदरक को ऐसे काट के देखो, आपको जोर पड़ेगा। आप अदरक को ऐसे काट के देखो, आसानी से कट जाएगी। और जब काटो भी मत, आप तो उसको तोड़ के देखो। जब आप उसको तोड़ोगे तो उसमें से धागे धागे जैसे निकले हुए आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। अदरक। और अरबी, अदरक के बाद कौन है? अरबी। जमीकंद, जमीकंद। शकरकंद, शकरकंद। आलू, बिल्कुल होता है। पत्ता गोभी। गन्ना भोज्य पदार्थ थोड़ी है, ये बोल रही है। गन्ना भोज्य पदार्थ कहां है ना? तो इस तरीके के, बाकी में मैं सीधा सीधा लिख देता हूं हरी सलाद। अब इसमें ककड़ी हो, खीरा हो, चुकंदर हो, सलगम हो, जो आपके मन में आए वो इसमें ऐड कर लो आप। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखना। एक दो तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि इनमें तो होता ही है, जमीकंद शकरकंद तक होता है। शकरकंद को देखो, खाते हो तो उसमें एक धागे जैसी संरचना दांतों में फंस जाती है। आलू में भी बॉईल करके देखो, आपको दिख जाएगा। पत्ता गोभी में, हरी सलाद जितनी भी होंगी, ककड़ी, खीरा, सलगम, चुकंदर, प्याज, जो कुछ भी हरी सलाद में आता है, उन सब के अंतर्गत ये धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं रुक्षांश या आहारी रेशे। अच्छा, ये काम क्या करेंगे? अगर होंगे तो क्या काम करेंगे? बस, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो भी अपशिष्ट पदार्थ बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, जो बाहर नहीं निकल पाता किसी कारण से, ये उसको बाहर निकालने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यानी कि शाम को अगर खाना खाया और उसके साथ हरी सलाद आपने खाई है ढंग से, तो सुबह आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सही है ना? लिखो नीचे, डैश लगा के लिखो, रुक्षांश या आहारी रेशे। रुक्षांश या आहारी रेशे फाइबर फूड। रुक्षांश या आहारी रेशे फाइबर फूड। लिखिए इसमें, इस प्रकार के भोज्य पदार्थों में धागे जैसी संरचना, धागे जैसी संरचना उपस्थित होती है। धागे जैसी संरचना उपस्थित होती है। जैसे, सबको लिखो, अदरक, अरबी, जमीकंद, शकरकंद, आलू, पत्ता गोभी, हरी सलाद। जैसे अदरक, अरबी, जमीकंद, शकरकंद, आलू, पत्ता गोभी, हरी सलाद आदि। क्या कह रहे हो? जमीकंद सब्जी बनती है जमीकंद की यार, बाहर से आलू के जैसा होता है, भीतर से अनानास के जैसा होता है। ये कहां रहता है? यही रहता होगा लाल कोटे के आसपास।
तो सब्जी मंडी घूम या एक दिन चाहे खरीदना मत, भाव तो पूछिए ना, देख लेना कैसा होता है यार। आगे लिखो। अब देखो ये सारी चीजें मतलब मेनली कितनी चीजें हुई, 6। ये 6 चीजें जब हमारे भोजन में जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में हो तो उस भोजन को हम क्या कहेंगे, संतुलित भोजन, बैलेंस्ड फूड कहते हैं उसको। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक पदार्थ की मात्रा कम हो जाए या फिर नहीं हो, एब्सेंट हो जाए, तो फिर उस भोजन को क्या कहेंगे, असंतुलित भोजन। और अगर असंतुलित भोजन को आप लगातार लेते रहे तो जिस पदार्थ की उस भोजन में कमी थी उसकी कमी से हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा और उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, कुपोषण, मल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, 3 लाइनें लिखो। यदि सभी भोज्य पदार्थ भोजन में यदि सभी भोज्य पदार्थ भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, यदि सभी भोज्य पदार्थ भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। फिर नीचे, यदि भोजन में एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, यदि भोजन में एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसे असंतुलित भोजन कहा जाता है। तो उसे असंतुलित भोजन कहा जाता है। फिर नीचे, यदि असंतुलित भोजन को लगातार ग्रहण किया जाए, यदि असंतुलित भोजन को लगातार ग्रहण किया जाए तो हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो हम रोग ग्रसित हो जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, कुपोषण, मल न्यूट्रिशन, जिसे कुपोषण मल न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसे कुपोषण मल न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब इनमें से हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं, पहले वाले 3 की लास्ट वाले 3? पहले वाले 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनसे ही मिलती है हमारे बॉडी को ऊर्जा। किससे कितने मिलती है, कार्बोहाइड्रेट का जब हम 1 ग्राम खाते हैं तो उस 1 ग्राम से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी होती है, 4.1 किलो कैलोरी। कितनी होती है, जब हम वसा का 1 ग्राम, हम प्रोटीन का 1 ग्राम खाते हैं तो कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी। और जब हम वसा का 1 ग्राम खाते हैं तो कितनी ऊर्जा मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, लिखो नीचे, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा 4.1 किलो कैलोरी के 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा 4.1 किलो कैलोरी। फिर नीचे, प्रोटीन के 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा
प्रोटीन के 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी है? कितनी? 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। और उसके बाद वसा के 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा, वसा के 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी है? 9.3 किलो कैलोरी। अब कल मैं आपसे पूछूंगा इनमें कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। आप सोच लेना खूब आराम से, बाकी फिलहाल तो गलत है उत्तर।